बिजनेस के हालात को कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? बाबे चला रहे हैं सिस्टम को और बाबों ने इम्प्रूव नहीं करना शायद। हमारे यहाँ जो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, एक तो इनकॉम्पिटेंट प्लस उनके पास मैंडेट ही नहीं है, तो देर लाइक यार हमें तो सिर्फ वक्त गुजारना है ना, पॉलिसीज तो कहीं से बन के आ रही हैं, तो हम बना के बस चलाते रहते हैं उन्हें, अपनी नौकरी पूरी करते हैं, जो हमें मिल रहा है वो लेते हैं और घर जाते हैं। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है? कौन से चैलेंजेस का सामना नहीं है? पाकिस्तान का बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश नहीं है, छोटे से छोटा स्टार्टअप फाउंडर भी खुश नहीं है, दुकान चलाने वाला भी खुश नहीं है। पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, उसको आप कैसे देखते हैं? एंटरप्रेन्योर्स दूसरों के बारे में सोचना तब शुरू करेंगे जब उनके बारे में भी कोई सोचे। क्या आपको ऐसा लगता है गवर्नमेंट ये सब करने में इंटरेस्टेड नहीं है? किया ही क्या है गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं। ये मसले आपको दिखता है कि फोर्सिबल फ्यूचर में रिजॉल्व हो पाएंगे? रियासत वो सारे रास्ते जो हैं तरक्की के बंद कर रही है, जो उनको खोलने चाहिए थे एक्चुअली। चेहरे बदल रहे हैं, गवर्नमेंट तो 70 साल से वही है। जो पाकिस्तान में नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, उनका इन्फ्लुएंस ही पाकिस्तान को इतने अरसे से ख़राब करता है। कोई फ्यूचर देखते हैं फिर हम हालात? बहुत ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर ये बात कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने अगर एक्सपोर्ट को भी टैक्स कर दिया इस साल, तो अगले साल पता नहीं क्या करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी और मेरी तरह का एक आम पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, एक कामयाब कारोबार की बुनियाद रख सकता है? कि ऐसे मुल्क में जहां कारोबार का कोई मुस्तकबिल ना दिखता हो, जहां ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट कारोबार को चलने ना देते हो, क्या हमारे फरसूदा एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर कोई अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील शेख एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नैशकास्ट। आज के एपिसोड पे हमारे साथ होंगे औरंगज़ेब आलमगीर, जो पोर्टर पाकिस्तान के फाउंडर और सीईओ हैं, जिनकी कहानी एक ऐसे ही इंसान की कहानी है जो अपने इरादों में पुख्ता रहा और अपनी अनथक मेहनत से शार्क टैंक पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक जैसे प्लेटफॉर्म से फंडिंग सिक्योर करने में कामयाब हुआ। सो लेट्स डाइव इनटू इट। अच्छा, चलें शुरुआत से शुरू करते हैं। अपने एजुकेशन के बारे में बताएं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं और यहाँ तक आने का सफ़र कैसा रहा? लंबी स्टोरी है लेकिन शायद मज़े की होगी, बिकॉज मिडिल क्लास स्टोरीज़ जब कोई बंदा सक्सेसफुल हो जाता है तो उनसे ज़्यादा फुलफिलिंग कुछ नहीं होता किसी के लिए, हमारी स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए। तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल है। अब्बू जो हैं वो एक फैक्ट्री में एक डाई कटिंग मशीन ऑपरेटर थे, तो बहुत ही टेक्निकल टाइप की रिसोर्स, मैट्रिक पास हैं। अम्मी कभी स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन दोनों ने कभी स्कूल स्किप नहीं करने दिया। एक छुट्टी पे भी बहुत सख्ती होती थी, कभी भी बीमारी का बहाना करके कोई छुट्टी नहीं कर सकते थे। तो एजुकेशन पे तो बिल्कुल ही अम्मी अब्बू ने नहीं छोड़ा। तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बचपन से इंटेलिजेंट था, काफ़ी पढ़ाई में बहुत तेज़ था। सो मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर आए, इंटर में 83% आ गई। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 2004-05 की, दो ही कॉन्सेप्ट थे या तीसरा कॉन्सेप्ट शायद नया नया आया था कि जी बिज़नेस स्टडीज़ लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर या इंजीनियर। तो अब्बू ने कहा इंजीनियरिंग मैथ में अच्छे हो तो कर लो इंजीनियरिंग। तो बस इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू कर दी एनडी यूनिवर्सिटी में, टेलीकॉम इंजीनियरिंग की। उसके बाद टेलीकॉम इंजीनियरिंग के बाद सेलुलर टेलको सेक्टर में चला गया था, यूफोन में काम किया, टेलनॉर में काम किया। वहाँ से फिर आई थिंक टेक्नोलॉजी को खैर बात कहना पड़ा, बिकॉज पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं हो रही थी, कोई ख़ास काम स्पेशली टेलको सेक्टर में ऐसा नहीं था कि जो आप कुछ नया कर रहे हो। तो देन आई वेंट टू दराज उस वक्त रिसेंटली एक्वायर हुआ था अली बाबा की तरफ से, तो वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन हो रही थी, बहुत पैसा भी वो लगा रहे थे और बहुत ज़बरदस्त रिसोर्सेज उन्होंने हायर करके बिज़नेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा था। तो वो 3 साल मैंने वो जर्नी दराज की 2018 से 21 की देखी, जब कंपनी लिटरली 20x हो गई विद इन 3 years। सो उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन को समझा, ग्रोथ को समझा, और उसी दौरान मेरा स्टार्टअप भी चल रहा था जो कि मैं साथ साथ ही जॉब आपके साथ कर रहा था। 2022 के बिल्कुल अवाइल में मैंने अपना दराज को खैर बात का एंड आई मूव टू माय ओन स्टार्टअप पोर्टर पाकिस्तान व्हिच इज़ अ ट्रैवल टेक कंपनी। तो उसको अब तक बस चला रहे हैं। 2022 के आखिर तक इट वाज अ कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड कंपनी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्विटी फ्री फंडिंग हमें मिली वर्ल्ड बैंक से, विच वाज $35,000। उसके बाद कुछ पैसे वीज़ा से मिले $10,000, और अभी रिसेंटली आपने सुना ही होगा शार्क टैंक पे हमने फंड रेज़ किया है। तो दैट्स आवर जर्नी। ठीक। अच्छा, एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे? एनईडी का सफ़र कैसा रहा और फिर एनईडी से निकलने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी रही? एनईडी हम बात करें आज से 13-14 साल पहले की, उस वक्त तो डिग्री की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि एनईडी से आपको एक वैल्यूएबल डिग्री तो मिल जाया करती थी, बट वो सफ़र बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था, बिकॉज़ आप इतना अच्छा पढ़ के नंबर लेके एक कराची के एलीट इंस्टीट्यूट में जाते हो जहाँ पे सबसे कराची के इंटेलिजेंट बच्चे अपेरेंटली आए हुए होते हैं। तो आपको वो इन्वायरमेंट भी वैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यार हमें हमारे लेक्चर्स की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें हम बहुत ही एक कम्पिटिटिव रिसोर्स बनने के काबिल बनेंगे, इंडस्ट्री को जानेंगे। बट अपेरेंटली दैट वाज अ लिटिल मिसिंग। वो ये कि शायद प्रॉब्ली बिकॉज जो फैकल्टी है एनईडी में वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है इंडस्ट्री में। एचईसी का अपेरेंटली एक रूल है कि अगर आपने मास्टर्स नहीं किया तो आप पढ़ा नहीं सकते।
किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में। तो आई थिंक दैट्स इट्स फेयर टू से द सबसे आसान लफ्ज़ जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो रिडिकुलस है। जो लोग 6-6 साल 8-8 साल एक्सपीरियंस हैं इंडस्ट्री के, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में काम किए हुए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उन्होंने कोई मास्टर्स नहीं किया हुआ। तो अब जब तक पढ़ाने वाला इंस्पायरिंग नहीं होगा तो बच्चा उसके जैसा बनना नहीं चाहेगा, और बनना नहीं चाहेगा तो ज़ाहिर है वो खुद को बड़ा काम लाइफ में करेगा नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। वो आज भी चल रही है, आई कैन सी दैट एनईडी आज भी वहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी बहुत प्रिवेल करती है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर एक लफ्ज़ ऐसे यूज़ करना पड़ेगा कि बाबे चला रहे हैं सिस्टम को और बाबों ने इम्प्रूव नहीं करना शायद। तो बस इंतज़ार में बैठे हैं हम कि हम जैसे यंग लोग या प्रोग्रेसिव लोग आएँ दायरे में, थोड़ा सा उसको बेहतर करें। बच्चों के लिए आई थिंक एजुकेशन के लिए आज भी वो बड़ा अच्छा ऑप्शन इसलिए है बिकॉज इट्स स्टिल इन दी अफोर्डेबल रेंज, और मिडिल क्लास बच्चा वहीं जा सकता है। लेकिन ये कि इदारा एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत कुछ कर सकता है, बच्चों की बहुत सी सेलिब्रेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं जिनको सेलिब्रेट कर सकता है, उनको दुनिया में बहुत एक्सपोजर दे सकता है। बट इट लिटरली वर्क्स लाइक अ वेरी ओल्ड स्कूल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। वहाँ पे बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। बट ये था, एज आई सेड, डिग्री की वैल्यू थी तो जॉब मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मेरे बॉस जो थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था वो भी एनईडी के ग्रेजुएट थे, तो थोड़ा सा आई गेस वहाँ से बायस भी मिल गया मुझे। और उनको था कि ठीक है, कम से कम बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी उनको जो भी बना के भेजती है वो कम से कम बाय देमसेल्व्स नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन्होंने हायर कर लिया। तो वो डिग्री खैर आगे जाके काम तो आई, लेकिन ये कि वो डिग्री लेना भी बड़ा मुश्किल काम था बिकॉज अगेन एज आई सेड इट्स नॉट द मोस्ट फेवरेबल इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, सिर्फ एनईडी को तो मेरे ख्याल से बाबे नहीं चला रहे, हमारे तो पूरा मुल्क ही शायद बाबे चला रहे हैं। तो बिजनेस के हालात को कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मुश्किल सवाल है, एंड इट्स ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। बट मेरे ख्याल है एज अ होल अगर आप देखें तो पाकिस्तान का बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश नहीं है, छोटे से छोटा स्टार्टअप फाउंडर भी खुश नहीं है, दुकान चलाने वाला भी खुश नहीं है। एंड आई एम श्योर फॉर, आप समझते होंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, रेगुलेशंस बिल्कुल भी बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं है, टैक्सेशंस बहुत हाई हैं। स्टार्टअप फाउंडर को तो यही नहीं पता बेचारे को कि उसने रजिस्टर कैसे करना है, बिजनेस किस कैटेगरी में करना है, उस पर कौन से टैक्सेस अप्लाई होते हैं। कोई एग्जेम्पशंस नहीं है किसी किस्म की। इस साल तो आपने एक बड़ा हिलेरियस किस्म का रेगुलेशन देखा होगा जो बनाए कि एक्सपोर्ट को भी के टैक्सेस को भी बाकी बिजनेस के बराबर कर दिया है। हमारी 250 मिलियन लोगों की इकॉनमी एक्सपोर्ट के बगैर चल ही नहीं सकती ना, और ये प्राइमरली बार बार IMF के पास जाने की वजह ये है कि आपके पास डॉलर्स नहीं होते हैं। तो जो बेचारा एक्सपोर्ट कर रहा है उसको भी आपने डिस्करेज कर दिया कि तुमने भी इतने टैक्सेस देने। तो आप देख ही रहे हो कि रेगुलेशंस के एंड से या गवर्नमेंट के एंड से कोई ख़ास फैसिलिटेशन नहीं है। फिर ये है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे काम नहीं हो रहा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी? फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे भी कोई ख़ास इनिशिएटिव्स नहीं है। तो ये है कि जो बंदा कर रहा है वो सारा अपने दिल का सारा दलेरी और करेज लगा के कर रहा है कि मैंने यहाँ रहना है, तो ये मेरा मुल्क है, तो यहाँ मेरा फ्यूचर है, तो मैं कुछ बिल्ड कर लूँ ताकि अपने लिए कुछ बना लूँ। लेकिन जाहिर है लोग एंटरप्रेन्योर्स दूसरों के बारे में सोचना तब शुरू करेंगे जब उनके बारे में भी कोई सोचेगा। ये एक प्रॉब्लम है। एंटरप्रेन्योर आइडियली उसका हमेशा उसके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सारे एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, सब ये सोचने कि यार हमने कैसे सर्वाइव करना है। तो आई थिंक कि बिजनेस की सिचुएशन तब बेहतर होगी जब लोग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचेंगे, वो तब होगा जब उनके बारे में कोई सोचेगा। और ये उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी किसकी है आपके नज़दीक? अब प्राइमरली तो गवर्नमेंट की है, क्योंकि उन्होंने उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो रोज़गार ढूंढ रही है, और यही लोग हैं जो रोज़गार देने वाले हैं। क्योंकि आप गवर्नमेंट के एंड पे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। खान साहब ने कहा था कि हम 50 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, आप जानते हैं उसमें कितना वो अचीव कर पाए या उसके बाद की गवर्नमेंट्स कितना ही कुछ अचीव कर पाएँ। और वो जाहिर है वो तब होगा जब इन्वेस्टमेंट्स हों, इनिशिएटिव्स हों, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियाँ लगें, पाकिस्तान में वो चीज़ें बनना शुरू हों जो कभी नहीं बनी, मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे काफ़ी चीज़ें हों। आप ये भी जानते होंगे आई एम श्योर कि फ्रीलांसर इकॉनमी कितनी बड़ी है, जिसमें बच्चा बेचारा अपने आप को नौकरी दे रहा है, राइट। सो ही इज़ क्रिएटिंग रोज़गार फॉर हिमसेल्फ, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं है। इस वक्त अगर आप फ्रीलांसर इकॉनमी ख़त्म कर दें तो कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, राइट। तो किया ही क्या है गवर्नमेंट ने? कुछ भी नहीं, राइट। तो कुछ तो करें ना, कहीं तो नहीं। और अगर आपने नहीं लेना इनिशिएटिव या आप लेने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हर वक्त हम गवर्नमेंट के रोने सुनते रहते हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, और जाहिर है कि फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का इतना ज़्यादा है, उसमें कैसे ही कैपिटल कुछ कर सकता है अनलेस कि वो नोट छाप छाप के बर्न करना शुरू कर दें। तो उसमें जो लोग कर रहे हैं, जो नौकरियाँ बना भी रहे हैं, कम से कम उनको ही फैसिलिटेट कर दें। सो अब आप एग्जाम्पल लें कि पाकिस्तान में कुछ स्टार्टअप्स हैं, लेट्स से बड़े बड़े स्टार्टअप्स, एयरलिफ्ट था, दराज है, बाइकिया है, फूड पैंडा है। आप उन्हीं को इतना एम्पावर कर दें कि वो या उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रिविलेजेस दे दें जिसमें वो ये जो जिस इकॉनमी को वो क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोगों के लिए जॉब जनरेट हो रही हैं, स्पेशली जो आपकी राइड हेलिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स हैं।
तो वो भी कुछ फेवरेबल कंडीशन नहीं बनाई जा रही, उनके लिए रेगुलेशन नहीं की जा रही। आज भी पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। हम एक ट्रैवल टेक बिजनेस हैं, हमें कोई भी नहीं, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल गाइड नहीं करता कि आप किस बिजनेस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस की कैटेगरी तो बना दी, उसके भी टैक्सेस की कोई खास रेगुलेशन नहीं है। तो कम से कम ये बहुत ही बेसिक फ्रेमवर्क है जो कोई भी कर सकता है। काफ़ी उम्मीदें थी जो करंट IT मिनिस्टर हैं उनसे, क्योंकि वो कम से कम पहले आने वाले लोगों से कहा जा रहा था कि बेहतर होंगी, बट कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। क्या आपको ऐसा लगता है गवर्नमेंट ये सब करने में इंटरेस्टेड नहीं है? अगेन इस सवाल का जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि आप, वो कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो अगर आपके पास खुद कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन आप बहुत ज़ोर से ये बात चाहते हैं कि ये चीज़ हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क कंसल्टेंट्स अराउंड यू। पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर काबिल माइंड इस वक्त मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। एक अच्छी चीज़ थी एटलीस्ट खान साहब की, उन्होंने कुछ लोगों को पाकिस्तान के बाहर से बुलाया था। तानिया आई थी डिजिटल पाकिस्तान चलाने के लिए, डॉक्टर निश्तर थी एक, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो ऐसे लोग आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपको सिर्फ उनसे थोड़ा सा एडवाइजरी और कंसल्टेंसी लेनी है और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर नहीं ली जा रही, इसका मतलब या तो कुछ लोग हैं जिनका मफाद इससे वाबस्ता है कि ये चीज़ें ना हो, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर आप सिंपली आप वो विल लेकर ही नहीं आए हैं। और वैसे भी खैर थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट ही ना हो रूल करने का, उसके पास क्या ही कॉम्पिटेंस या विल होगी कि वो चीज़ें ठीक करे। ठीक है, सही है। इफ़ एवरीवन बिलीव इन द इकोनॉमी कि गवर्नमेंट के पास कॉम्पिटेंसी तो है बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज उनके पास ऑब्वियसली मैंडेट नहीं है आवाम का, तो डू यू थिंक ये मसले रिजॉल्व होंगे? क्योंकि जब जो पार्टी इन पावर है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है मसला रिजॉल्व करने में, क्योंकि ज़ाहिर सी तो कोई स्टेक ही नहीं है, तो ये मसले आपको दिखता है कि फोर्सिबल फ्यूचर में रिजॉल्व हो पाएंगे? इन ऑल ऑनेस्टी नो, कोई ख़ास होप नहीं है। लेकिन टिपिकली मेरी एक आदत है कि मैं मायूसी फैलाता नहीं हूँ, मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि जो कर रहे हैं वो करते रहें। तो मे बी नॉट इन द टेन्योर ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट, बस बचपन से ही मेरा तो ये था, हम शुरू से जब से पैदा हुए पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, लेकिन अगैन वही व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, इसी पे मेरे ज़िंदगी के 30-35 साल गुजर गए। तो होप बनाए रखनी है बिकॉज चल रहा है पाकिस्तान। मेरी लाइफ मेरे फादर की लाइफ से बेहतर है, बिकॉज जो स्ट्रगल्स उनको करने पड़े मुझे नहीं करने पड़ रहे हैं। मेरे अपने स्ट्रगल्स हैं, मेरी नेक्स्ट जनरेशन को शायद वो भी ना करने पड़े स्ट्रगल्स जो मुझे करने पड़ रहे हैं। तो बस इसी उम्मीद में हम चल रहे हैं। बट आई गेस कि इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा ना पाकिस्तान में अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ रहा है। एज अ सिस्टम हम नहीं इम्प्रूव हो पा रहे, एज अ इको सिस्टम, एज अ सोसाइटी हम नहीं इम्प्रूव हो पा रहे। वहाँ पे लैकिंग्स हैं, दोनों साइड की हैं, लेकिन अगैन गवर्नमेंट जो है, वो रियासत जो है वो माँ जैसी होती है, तो फिर माँ नहीं लेना है इनिशिएटिव और जिम्मेदारी। सोसाइटी एज अ होल इट सेल्फ बहुत चीज़ें कर सकती है, लेकिन उनके हाथ काफ़ी बंधे हुए होते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, सोसाइटी ने टैलेंटेड बच्चा पैदा किया, उसको पढ़ाया, उसको इनोवेटर बनाया, वो IT सेक्टर में इनोवेट कर रहा है, ज़बरदस्त डेवलपर पाकिस्तान में मौजूद है। आपने इंटरनेट बंद कर दिया, रियासत ने इंटरनेट बंद कर दिया। अब वो बच्चा क्या करेगा? कुछ नहीं, दायरे जितने दिन इंटरनेट बंद है उसका काम बंद है। और सिर्फ उसका काम बंद नहीं है, एज अ होल इको सिस्टम आप उसको डेंट कर रहे हैं, बिकॉज दुनिया ऐसा देख रही है कि यार इस बच्चे को काम तो आता है, लेकिन इसके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है जिससे मैं ऐसे काम ले सकूँ। तो वो आपने सुना ही होगा कि वो फाइबर पे भी पाकिस्तानियों की रेटिंग्स डाउनग्रेड हुई एंड एवरीथिंग। वो क्यों हुआ? बिकॉज रियासत वो सारे रास्ते जो हैं तरक्की के बंद कर रही है, जो उनको खोलने चाहिए थे एक्चुअली। तो कोई फोर्सिबल फ्यूचर में तो नहीं नज़र आती इंप्रूवमेंट, लेकिन यही है कि इस गवर्नमेंट में नहीं तो अगली गवर्नमेंट में सही। काम नहीं रुकना चाहिए, मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, करते रहना चाहिए। मेहनत करते रहेंगे तो शायद 30-40 साल में कहीं ना कहीं पहुँच जाए। आपको नहीं लगता कि सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं? गवर्नमेंट तो 70 साल से वही है। सर चेहरे नहीं बदल रहे हैं, चीज़ें वर्सन हो रही हैं ऑनेस्टली। चेहरे बदलने से एक तो ये होता ना कि चेहरे बदलें और सिस्टम वैसा ही रहे तब तो ठीक है। सिस्टम दिन ब दिन कम्प्लीटली बर्बाद हो रहा है, बुरा होता जा रहा है पहले से पहले। प्लस आपको पता है कि जो पाकिस्तान में नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनका इन्फ्लुएंस ही पाकिस्तान को इतने अरसे से ख़राब करता आया है। मेरा ये ख्याल है कि लोग कितने ही कॉम्पिटेंट हों, अगर उनके पास मैंडेट हो, मेरे ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट, मैं एग्जाम्पल कंपेयर तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, दोनों बहुत ही मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, लेकिन इंडिया में जो रूलर्स हैं और पाकिस्तान में जो रूलर्स हैं, आई थिंक उनके IQ लेवल में और उनकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो लोग कुछ करने के काबिल इसलिए बन जाते हैं कि इनकॉम्पिटेंस के बावजूद भी उनके पास क्योंकि मैंडेट होता है और उनको इस बात का डर होता है कि उन्होंने लोगों के पास वापस जाना है, वो मदद ले लेते हैं लोगों से, काम के लोगों से मदद लेके कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। एंड आप उसके समरात देख सकते हैं, इंडियंस पूरी दुनिया में आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और दे सीन एज ए कम्प्लीटली डिफरेंट नेशन।
हम क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, एक तो इनकॉम्पिटेंट प्लस उनके पास मैंडेट ही नहीं है, तो देर लाइक यार हमें तो सिर्फ वक्त गुजारना है ना, पॉलिसीज़ तो कहीं से बन के आ रही हैं, तो हम बना के बस चलाते रहते हैं उन्हें, अपनी नौकरी पूरी करते हैं, जो हमें मिल रहा है वो लेते हैं और घर जाते हैं। तो ऐसे में कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? ज़ाहिर है चीज़ें बुरी होती जा रही हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और ई कॉमर्स इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर देखते हैं फिर हम इन हालात में? नहीं, ई कॉमर्स में तो इट्स समथिंग दैट आई स्ट्रांगली बिलीव इन, बिकॉज मैं आई मेंशन मैं दराज में रहा हूँ। दराज ने ई कॉमर्स लिटरली पाकिस्तान में स्टार्ट किया, उसको पायनियर किया, आज भी सबसे बड़ी और सबसे इनोवेटिव कंपनी है। ज़बरदस्त प्रोसेसेस बनाए, बहुत अच्छा इकोसिस्टम खड़ा किया, जिसमें मेरे ख्याल है इस वक्त उनका जो कस्टमर बेस है वो मैं एक्चुअल नंबर तो नहीं जानता क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उनसे दूर हो चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है 3 करोड़ शायद अब हिट कर गया होगा। तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो इकोसिस्टम तो उन्होंने बिल्ड किया ई कॉमर्स का, और उसका फ्यूचर मुझे हमेशा पाकिस्तान में दिखता है क्योंकि इकॉनमी ही इतनी बड़ी है। इकॉनमी बड़ी है, लोगों के पास बाइंग पावर भी है, ऐसा नहीं है कि बाइंग पावर नहीं है। तो ई कॉमर्स का फ्यूचर है, डेफिनेटली है। हमारे पास सिस्टम्स भी अब आ गए हैं, दराज ने ज़बरदस्त सिस्टम बिल्ड किया है, उसको लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं, एंड ई कॉमर्स के फिर बहुत से बिजनेस खुले। इवन दो ये बिजनेस, इस बिजनेस का सिर्फ एक चैलेंज ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको प्रॉफिटेबल बनाना या ब्रेक इवन पे भी लाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने तो खैर दराज का PNL देखा हुआ है, आई नो हाउ ridiculously challenging it is. तो I think the team is doing a fantastic job so far. लेकिन ई कॉमर्स डेफिनेटली पाकिस्तान में पोटेंशियल रखता है। बहुत से पाकिस्तानी हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं जिनका हैबिट चेंज हुआ है पिछले 5-6 साल में पाकिस्तान में। उन्होंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सोचा भी नहीं था, दे नेवर बिलीव्ड इन इट, बट अब काफ़ी हैबिट चेंज हुआ है। सो आई गेस के सबसे बड़ा चैलेंज ई कॉमर्स इंडस्ट्री का यही था, वो तो हमने कर लिया ओवरकम। अब जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो सब कर रहा है, दे आर डूइंग प्रीटी मच एवरीथिंग इन देयर कैपेसिटी, एंड आई थिंक उनका रोल ज़्यादा है इसमें। पॉलिसी मेकिंग में, टेक्नोलॉजी में अगर उनको टैक्स एग्जेम्पशंस मिल जाती, एक इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाता जिसमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई मसला ना आए, जो हम बात करें कि इंटरनेट इज़ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ अगर मसला ना आए तो आई थिंक कि हम थ्राइव कर जाएंगे। टैलेंट के एंड से एक प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है, ब्रेन ड्रेन की वजह से टैलेंट जा रहा है पाकिस्तान से। तो अब क्या है कि जो छोटे टेक्नोलॉजी बिजनेसेस हैं, इंक्लूडिंग बिजनेसेस लाइक आर्स, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, बिकॉज वो बहुत महंगा हो गया है। अब अच्छा टैलेंट पाकिस्तान में एक तो कम भी हो गया है, महंगा भी हो गया है, क्योंकि सारा का सारा तो चला गया है और अभी भी जा रहा है। सबसे ज़्यादा हैरान कुन तो नहीं कहूँगा, मेरा ख्याल है कि बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे से बात करें उसको जाना है पाकिस्तान से, तो वो चाहे वो टैलेंटेड हो चाहे वो ना हो, उसको जाना है। तो इफ़ एवरीबडी इज़ प्लानिंग टू लीव दिस कंट्री, तो टैलेंट कौन सा है जो इस मुल्क को चलाएगा? हमेशा से प्राइवेट सेक्टर ही तो चलाता आया है इस मुल्क को, वो भी नहीं होगा तो कैसे चलेगा मुल्क? तो ये परेशान कुन हालात हैं। टैलेंट भी है, जा रहा है, उसको रोकना कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे कंसिस्टेंट चलाना है, कंसिस्टेंटली वो भी। लेकिन ई कॉमर्स थ्राइव तो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको थ्राइव करते रहने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी चलता रहे और टैलेंट भी रुका रहे। ठीक है, पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है? मेरा ख्याल है इसको अदर वे अराउंड कर लें, कौन से चैलेंजेस का सामना नहीं है क्योंकि इट्स क्वाइट लिटरली एवरीथिंग। देखें, स्टार्टअप एक बनाने वाले कौन है, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेना। हमारा जो फाउंडर पर्सोना है वो बड़ा बेचारा, इतना बहुत ही बेचारा टाइप का इंसान है। ये एक इनोवेटर है जो कि यूनिवर्सिटी से निकला है, इसको 2-3 साल हुए हैं शायद ग्रेजुएट हुए हुए, और ये टेक में अच्छा है। सो बहुत चैलेंजेस हैं। थोड़ा सा फाउंडर पर्सोना के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टार्टअप बना कौन रहा है पाकिस्तान में। ये वो लोग हैं जो कि जिनको ग्रेजुएट हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादातर स्टार्टअप्स टेक स्टार्टअप्स हैं। तो ये डेवलपर्स हैं या ये टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हैं जो पहले को फाउंडर ढूंढते हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट बना तो हम लेंगे, बेचेगा कौन, वो दो लोग कॉम्बिनेट करके एक अच्छी टीम बनाते हैं। उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट स्केल करते हैं, MVP बनाते हैं, उसको बेचना शुरू करते हैं। इन लोगों को एक तो ट्रेनिंग का थोड़ा सा मसला है, बिकॉज ये यंग लोग हैं, इनके पास तमाम स्किल सेट नहीं है। तो इनेबलमेंट इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए एक अच्छी चीज़ हुई है पिछले 5 साल में कि पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर्स आ गए। दैट्स अ गुड थिंग। वहाँ पे काफ़ी हम उसकी शॉर्ट कमिंग्स पे बात कर सकते हैं। ट्रेनर्स की प्रोफाइल्स काफ़ी पाकिस्तान में इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक कुछ एटलीस्ट सिस्टम बन गया है, सो वो तो मौजूद है। इनोवेटर ने प्रोडक्ट हेल्प ले ली, बना ली, मार्केट में ले आया, उसको ये बताना कि इस प्रोडक्ट को पिवट करने की ज़रूरत है, यानी कि ये बिकेगी यानी इस इकॉनमी में। दैट्स नंबर 1 चैलेंज। नंबर 2, उसको बेचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कैपिटल। सो मैंने एक FIP बनाया था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट NED में, जो कि एक टेक प्रोडक्ट थी, उसका हमने सॉफ्टवेयर वर्जन बना दिया था। लेकिन वो उस वक्त AKU में लगा हुआ था, आज भी सिर्फ AKU में ही लगा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि किसी ने बच्चों को ये बताया नहीं कि औरंगजेब साहब आज से 14 साल पहले एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना के गए थे जो कि वाइबल है, स्केलेबल है, बिक सकती है पाकिस्तान में, कहीं नहीं लगी हुई है, बना लो और बेच दो।
लेकिन ना उनको किसी ने बताया, ना बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, वो चीज़ मार्केट में नहीं आ सकी, उसको कोई कमर्शियली नहीं ला सका। सो ये प्रॉब्लम कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पे नहीं है, ये तो अवेयरनेस एंड पे मसला है ना। जैसे हमने पहले बात की थी कि फैकल्टी अगर अच्छी हो तो बच्चे भी अच्छा काम करने लगेंगे, राइट। सो आपने कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली, इनेबलमेंट कर ली, प्रोडक्ट को कमर्शियली लॉन्च करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो एक्सेस टू फंडिंग नहीं है। अच्छा, एक्सेस टू फंडिंग भी बनाई जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस है इस इकोसिस्टम में। वो ये कि इनोवेटर मौजूद है, उसको पता नहीं इनोवेट क्या करना है। चलो बता दिया कि इनोवेट कर लो, कर लिया, अब वो इनोवेट करके बोलेगा मैंने प्रोडक्ट बना ली, नौकरी नहीं की मैंने 1 साल, प्रोडक्ट बना रहा था, पैसे किधर हैं मेरी, ऑब्वियसली मेरी कवरेज कैसे होगी, उसी प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करने में, बढ़ाने में, स्केल करने में, मार्केट में ले जाने में पैसा कहाँ से आएगा? इन्वेस्टर नहीं है। सो इन्वेस्टर और इनोवेटर के, अब पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी है जो कि ज़्यादातर टेक रिसोर्सेज हैं, वो इनोवेट करते जा रहे हैं, यहाँ से पैसा लगाने के लिए कोई भी नहीं है। सो एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है। अच्छा, इसमें पैसा लगाने के लिए लोगों को लाया भी जा सकता है अगर आप अगेन गवर्नमेंट एंड पे इनिशिएटिव्स ऐसे ले लें जिसमें वो जगह जहाँ गवर्नमेंट चाहती है या चाहे कि इन्वेस्ट ना करें लोग, उनको ज़रा उनको टैक्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, आजकल कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में अगर पैसे लगाने के बारे में सोचता है तो सही है, बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका है, एक अच्छा सा प्लॉट लीजिए एक अच्छी जगह पे, वहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी कीजिए और उसको बेच दीजिए, आप अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। बट वहाँ से डिस्करेज करके लोगों को स्टार्टअप्स की तरफ लाना कैसे? एक यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, खुरम जुबैरी साहब होते हैं, ही लिव्स इन यूएस आई थिंक, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी एक दफ़ा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ 2 चीज़ों में है। हर इंडस्ट्री में मसाइल हैं, पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लेना तो प्राइवेट सेक्टर नहीं लेना है, तो अगर लोगों को एम्पावर करना है, जॉब्स लानी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो 2 ही रास्ते हैं कि या तो फिलैंथ्रोफी की जाए बहुत ज़्यादा, यानी आप लोगों को पैसे बांटें, या फिर आप स्टार्टअप्स को इतना ज़्यादा एम्पावर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को हायर करें, राइट। फिलैंथ्रोफी तो आप नहीं कर सकते, पैसा नहीं है आपके पास। प्राइवेट सेक्टर से आप कितना ही पैसा ले लेंगे ना CSR एक्टिविटीज़ के लिए, तो ले दे के आपके पास एक स्टार्टअप ही रह जाता है। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है पाकिस्तान में जो राइड हेलिंग है, ऐप्स जितनी भी हैं, जो भी गाड़ियों की हो या मोटर बाइक की हो, कोरियर की हो, ये बहुत सारे लोगों को एम्पावर करते हैं बाय गिविंग देम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और ये सारी कंपनियां इस वक्त लॉस में चल रही हैं, लेकिन कम से कम ये लाखों की तादाद में लोगों को रोज़गार दे रही हैं। इसी तरह के और इनिशिएटिव्स अगर पाकिस्तान में हों जो लाखों की तादाद में लोगों को रोज़गार दें, तो गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं रहेगी कि वो बार बार जॉब्स के लिए खर्चा करे, टैक्स मनी से लोगों को जॉब्स देने के लिए पैसे दे। तो ऐसी कंपनियों को एम्पावर करना या उनके लिए ऐसा ग्राउंड बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कि लोग आएँ, इन्वेस्ट करें और ये मसाइल हल हों, ये सारा काम अगेन पॉलिसी मेकिंग साइड से ही होगा, जिसमें आपने इन्वेस्टर को सिर्फ ये मोटिवेट करना है कि भाई मिलेगा रिटर्न भी, प्लीज़ इन्वेस्ट करो, सो दैट पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट हों। तो अगेन इनोवेटर मौजूद है, इन्वेस्टर बहुत कम है। इन्वेस्टर को इन चीज़ों से निकाल के, जिन चीज़ों में आप नहीं चाहते कि वो इन्वेस्ट करे, यहाँ लेके आना है स्टार्टअप साइड पे। उसके लिए थोड़ा सा इनोवेटर साइड पे भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रोडक्ट्स बना के दिखाएं कि लोगों को नज़र आए कि भाई हाँ काम अच्छा हो रहा है, तो हम पैसे लगाएं तो कुछ रिटर्न भी मिलेगा। बट बहुत सी इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिले बगैर भी तो हुई हैं पाकिस्तान में। कितने सारे इन्वेस्टमेंट्स का आप रियल एस्टेट सेक्टर में भी देखो तो नुकसान हुआ है लोगों को, राइट। सो ये इतना ज़्यादा तादाद में लोग पैसा लेके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हुए हैं, देयर जाइंट्स इन पाकिस्तान बट दे आर जस्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। चलें, एक मसला और भी है, उनका माइंडसेट इतना पुराना है कि उन्हें स्टार्टअप समझ ही नहीं आते, तो उनको समझा देना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, राइट। ये समझाना उनको कि ये एक इतना बड़ा सर्विस होगी टू द कंट्री दैट यू वुड बी क्रिएटिंग 100,000 जॉब्स, तो आपका जो नाम इतना सा है अभी, और वो उसके बारे में लोग सिर्फ ये बात कहते हैं कि जी आप एक टाइकून हैं, तो आप एक अपॉर्चुनिटी मेकर बन जाएंगे। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जैक मा को चाइना में बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली चाइनीज़ गवर्नमेंट से ज़्यादा लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनके नाम के बारे में बड़े सेंटिमेंटल हैं। आप जैक मा को चाइनीज़ लोगों के सामने बुरा नहीं कह सकते कभी भी, फॉर वन रीज़न ओनली, दैट ही हैज़ क्रिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल। तो लोगों को क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटीज़। तो आप ये टाइकून बनने के बजाय, मैं नाम नहीं लेता, आपको पता ही है, रियल एस्टेट के टाइकून्स हैं पाकिस्तान में, स्टॉक एक्सचेंज के टाइकून्स हैं पाकिस्तान में, इतने बड़े बड़े लोग हैं। इन लोगों को ये टाइकून बनने के बजाय अगर वो अपॉर्चुनिटी मेकर बन जाएं तो उनके खुद के नाम के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें। और स्टार्टअप ज़्यादा पैसा नहीं मांगते हैं आपसे, बहुत थोड़ा पैसा लगा के आप बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दुनिया ने अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। हमारे मुल्क में वो स्पीड वैसे नहीं रही, हम समहाउ कुछ थोड़ा डिजिटलाइज हो पाए हैं। वो डिजिटलाइजेशन भी शहरों तक महदूद है, अर्बन है, रूरल इतनी नहीं है, मगर उसका IT बेस्ड बिजनेस पे बहुत बड़ा असर है, ठीक है।
गिवन दैट जैसे हमने अभी बताया कि इंटरनेट का मसला भी चल रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने में इंटरनेट एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा आने वाले टाइम में? और ये सारी आईटी बेस पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री, बाहर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो अलग ही है जो आईटी सर्विस एक्सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान की जो आईटी बेस्ड इंडस्ट्री है उसकी भी ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। बिल्कुल जायज़ बात है आपकी, लेकिन आई थिंक इसमें ज़्यादा मसला पीपल एंड पे है। अच्छा, पीपल एंड पे फिर आप क्या ही कर सकते हैं ना, आप बिहेवियर चेंज के लिए या आई थिंक इसमें जनरेशनल चेंज जो है ना, उससे एक तब्दीली मैं देख तो रहा हूँ आते हुए। फॉर एग्जांपल मैं हम अपने बिजनेस की यहाँ पे कोई एग्जांपल दे देते हैं। पाकिस्तान में जो होटलियर्स हैं वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैनुअल बुकिंग्स करते हैं हमेशा। यहाँ पे हमने लास्ट ईयर एक ऐप बना के कुछ लोगों को दिखाई। हमने कहा यार ऐसी कोई चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे? जो जनरेशन 25 साल 26 साल 28 साल 30 साल की थी, दे वर एब्सोल्युटली ओपन टू इट, लाइक हाँ डेफिनेटली व्हाई नॉट, ये मेरी लाइफ बहुत आसान कर देगी। लेकिन अब्बा जान जो होटल चलाते हैं, अब्बा जान नहीं मान रहे। अब्बा जान क्योंकि 50 साल 55 साल उम्र है, हाजी साहब हैं वो होटल के ओनर हैं, तो इज़ लाइक नहीं, होटल चलेगा मेरी मर्ज़ी से, मेरे तरीक़ों के मुताबिक। लेकिन ये जो बच्चों ने इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, बिजनेसेस में आए हैं, तो उससे फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन ये बिहेवियरल चेंज थोड़ा सा टाइम लेगा। इसकी एक एग्जांपल है, ईजी पैसा का सफ़र बहुत लंबा है पाकिस्तान में। इट्स एन अमेजिंग फिनटेक प्रोडक्ट जिसने पाकिस्तान के तकरीबन हर शहरी तक जो है एक वॉलेट की या एक डिजिटल बैंक, छोटे बैंक अकाउंट की फैसिलिटी उस तक पहुंचा दी है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि लोग ट्रांजैक्शंस दुकानों पर भी इजी पैसा के थ्रू कर रहे हैं। और इवन अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैं कश्मीर में था, वहाँ मैंने देखा कुछ लोग के पास कैश नहीं था, दे वर आस्किंग अराउंड कि यार क्या इजी पैसा है तो हम आपसे चीज़ लेके इजी पैसा पेमेंट कर दें, एंड द शॉपकीपर टुक इट। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आ तो रहा है, बट आई थिंक इट्स टिपिकली ऑन पीपल्स एंड। एक और चीज़ मैंने नोट की, इट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। इंटरनेट सबके पास है, चलें वो साल के 7 दिन 10 दिन 20 दिन 15 दिन डिस्ट्रप्शन उसमें होती है, मुश्किल आती है, हमें क्रिटिसाइज़ गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। लेकिन जब इंटरनेट सीमलेसली चल रहा है तो लोग रील्स क्यों देख रहे हैं बैठ के, टिकटॉक क्यों देख रहे हैं, अर्तुगरुल गाजी क्यों देख रहा है हर बंदा के पीके में बैठा हुआ, और हमारी ऐप को यूज़ क्यों नहीं कर रहा है? हमारी ऐप उसके होटल के काम को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है, रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, लेकिन उसकी तवज्जो एंटरटेनमेंट की तरफ क्यों है? क्योंकि हमारे कल्चर में ये है ही नहीं कि गवर्नमेंट लोगों के बिहेवियरल चेंज के लिए कुछ थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लगाए या इन्वेस्ट करे। आपने नोट किया होगा, और ये बाय द वे मैं 24 साल से देख रहा हूँ, जब से मैं पीटीवी देख रहा हूँ, कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं तशहीरी मुहिम पे, जिसमें एक पार्टी तशहीरी मुहिम चला रही होती है कि हम ये करेंगे आके। जब ये आ जाते हैं पावर में तो ये यही चीज़ चैनल्स के थ्रू क्यों नहीं कर सकते, एक 2 मिनट का 3 मिनट का इश्तिहार, कि अब आप मोबाइल के ज़रिए ये भी कर सकते हैं, अब आप मोबाइल के ज़रिए फिनटेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, ई-कॉमर्स में आ सकते हैं। ये कौन करेगा? अगेन आई थिंक गवर्नमेंट अगर इसको ले ले थोड़ा सा जिम्मेदारी तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करना बहुत महंगा है। तो आई थिंक ये बिहेवियरल चेंज, कल्चरल चेंज है, गवर्नमेंट बहुत आसानी से ला सकती है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। एक और मसला है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है कि पाकिस्तान इज़ अ लिटिल स्लो टू रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग। हम फ़ौरन से चीज़ें पकड़ते नहीं हैं। 3G लॉन्च के टाइम मैं यूफोन से एसोसिएटेड था और हमने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। 2014 की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी हमारी। वी वर लार्जली डिसअपॉइंटेड क्योंकि पाकिस्तानियों ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। उससे 7-8 साल पहले 2007 या 8 में टेलीनॉर लाया था एक ऑप्शन मोबाइल टीवी का, और लोग उस पर मैच देखा करते थे। तो हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई जिनके घरों में टीवी नहीं है वो अब मैच 3G पे देखेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों ने पैकेजेस नहीं करवाए। आज भी पाकिस्तान में जो रिस्पॉन्स है लोगों का 3G और 4G पैकेजेस में वो बुरा है, इसीलिए उनको टिकटॉक के पैकेजेस बना के बेचने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोगों को रील्स देखने की आदत पड़ गई है, इंस्टेड कि वो किताबें पढ़ें। दुनिया भर की किताबें ई बुक्स की सूरत में मौजूद हैं इंटरनेट पे, लेकिन पाकिस्तानी नहीं पढ़ते। तो ये हैबिट चेंज और कल्चर चेंज में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको लगता है गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के अलावा तो कोई और ऐसी बॉडी नहीं दिखती जो इसमें कुछ कर सकती है। एज आई सेड, वही ना कि वो तशहीरी मुहिम आप अपने लिए चला देते हैं, यही काम इनके लिए कर लें। अच्छा, अब एक नई चीज़ शुरू हो गई है पिछले 3-4 साल से, जो आपकी कॉलर ट्यून है उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। गुड थिंग, अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ उस पर चल रही है और मैं इंस्टेड ऑफ मोबाइल रिंगिंग वो सुन रहा हूँ तो अच्छी बात है, तो उसमें ये भी करें ना। अगेन आपका विजन ही ये डिसाइड करता है ना कि आपने अपनी कौम को कहाँ लेके जाना है। अगर कौम को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाना है तो सोच को इस तरह बढ़ाना पड़ेगा कि हर पॉसिबल ऑप्शन, चाहे उसमें पैसे लगते हों या ना लगते हों, हम इस्तेमाल करें ताकि लोग हमारे तरक्की करें। एक एग्जांपल मुझे ज़बरदस्त याद आ गई, मैं मोबाइल कंपनी का नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन इंडिया में विमेन का जो पेनिट्रेशन था मोबाइल फ़ोन का वो थोड़ा कम था। तो एक पैकेज का नाम शायद हमसफ़र
पैकेज उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि जी ये मोबाइल फ़ोन मर्द के लिए और ये फ्री मोबाइल फ़ोन विद फ्री पैकेज औरत के लिए, तो जितना बैलेंस आप डालेंगे उतना ही बैलेंस आपकी बीवी को फ्री में मिल जाएगा। इस तरह उन्होंने ख़वातीन की जो पेनिट्रेशन थी मोबाइल में वो बढ़ाई। ऐसे इनिशिएटिव्स क्यों नहीं होते यहाँ पे? कितने का ही मोबाइल फ़ोन पड़ता है, चाइना से ले लें वो तो फ्री में दे देंगे आपको, राइट। जोंग से कहीं वो इंटरनेट पैकेज आपको फ्री में दे देगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कितनी सारी डील्स उनके साथ हुई हुई हैं, हम तो इंडस्ट्री में रहे हैं तो हम जानते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं, कोई सोचेगा तो होगा ना। आई थिंक मेरा ख्याल है थोड़ा सा यहाँ पे आई विल कमेंड, खान साहब ने लिए थे कुछ इनिशिएटिव्स उन्होंने, और वो लोग भी लेकर आए थे जो ये सब करना चाहते थे, लेकिन अब इस वक्त थोड़ा सा मायूसी का आलम है। अच्छा, अभी रिसेंटली पोर्टर पाकिस्तान को शार्क टैंक की तरफ से फंडिंग मिली, कैसे इसने इम्पैक्ट किया आपके बिजनेस को और क्या ग्रोथ के प्लान्स हैं आपकी नज़र में? दिस वाज ऑनेस्टली डिफाइनिंग फॉर अस बिकॉज इस वक्त फंडिंग का ड्रॉट है पाकिस्तान में ना, और एक्सेस टू कैपिटल बहुत ही थोड़ा है। पिछले ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं जब से ये खान साहब वाला एपिसोड हुआ था पाकिस्तान, जब वो निकाले गए थे गवर्नमेंट से। उसके बाद एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, सबसे बड़ा मसला पॉलिसी रेट, डिस्काउंट रेट, उसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स ने हाथ खींचा हुआ था। अब हल्का फुल्का आना शुरू हुआ है, लेकिन दैट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इवन पाकिस्तान के जो सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं उन्होंने भी ऑन एवरेज 250 से 300 पिचेस की हैं कैपिटल रेज करने से पहले। पाकिस्तान कराची का एक बहुत बड़ा क्यू कॉमर्स स्टार्टअप है, उसके जो फाउंडर हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उन्होंने भी तकरीबन 300 पिचेस की थी ऑलमोस्ट वो कैपिटल रेज करने से पहले। सो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, अब अगर एक बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप है, उसने अपने आप को पालना भी है, उसके फाउंडर्स ने खर्चे भी उठाने हैं और उसके साथ साथ उन्होंने 300 पिचेस करनी है, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। सो ऐसे में शार्क टैंक एक ज़बरदस्त, क्या मेरे ख्याल है कि एक ताज़ा हवा का झोंका प्लेटफॉर्म है कि जी इससे लोग अब कम से कम वो जो मैंने बात की थी कि इनोवेटर और इन्वेस्टर का जो गैप था वो हल्का सा कम हुआ है। सो नाउ पीपल हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ना सिर्फ ये कि उन्हें फंडिंग मिलेगी, बल्कि उनको इतनी विजिबिलिटी भी मिलेगी कि अर्ली अट्रैक्शन और कस्टमर भी बुला सकते हैं। उस लेवल के आइडियाज़ और इनोवेशन अभी नज़र नहीं आई है सो फार शो में, लेकिन आई एम होपिंग कि सीज़न 2 डेफिनेटली बेहतर होगा, बिकॉज हमने अपने सर्कल में देखा कि इनोवेटर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक डिफाइनिंग चीज़ है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में। आई होप कि इसको थोड़ा सा फलने फूलने दिया जाए, इनको थोड़ा स्पेस दिया जाए कि ये इस काम को एक्सपैंड कर सकें। मुझे नहीं पता कि हर साल एक सीज़न होगा या शायद ये 6 महीने बाद नेक्स्ट सीज़न ले आएँ। आई होप कि इनको कोई परेशानी ना हो नेक्स्ट सीज़न लाने में, शार्क्स का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे और इनोवेशन ऐसी नज़र आए कि जो बाकी लोग जिनकी मैं बात कर रहा था, जो टाइकून्स हैं पाकिस्तान में, वो भी शार्क बनने के बारे में सोचें, तो आई थिंक बेहतरी आएगी। अच्छा, सुनने में आया कि जो भी शार्क टैंक से फंडिंग उठाता है उन्हें एफबीआई का नोटिस आ जाता है, ऐसा है क्या? अब नहीं, आई थिंक दैट अभी तक हमारे साथ कम से कम ऐसा नहीं हुआ। प्लस ये भी है कि देखिए ना, एफबीआर नोटिस कब भेजेगी? जब आपका नेट प्रॉफिट अगर उनको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा है, या हर साल आपके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप उसको अपने टैक्स रिटर्न में फाइल नहीं कर रहे हैं या रिटर्न में उतने पैसे नहीं दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मुज़िका खेज़ बात थी मेरे लिए कि अभी तो आपने पिच किया है, प्रॉफिट बताया है, इतने से टाइम में एफबीआर को इतना टाइम मिल गया कि उन्होंने आपके पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड्स देख लिए और आपको उठा के नोटिस भेज दिया। डजंट मेक सेंस। एंड आई थिंक एफबीआर के पास एक बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनके बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए पड़े हुए हैं, तो उनके पास बहुत लोग हैं नोटिस भेजने के लिए। इन बेचारे बच्चों को नोटिस भेज के वो क्या करेंगे? सही। अच्छा, सराफ के बिलाल भाई के बाद आप मेरे ख्याल से सेकंड पर्सन थे जिन्हें इतना कॉन्फिडेंट दिखा गया, इतना ग्रिप थी उनको बिजनेस पे, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट किया शार्क के साथ। और जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे थे स्टार्टअप आइडियाज के साथ, उनमें और आप लोगों में क्या ऐसा डिफरेंट था? मैं कंपेयर तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरी फाउंडर इन पाकिस्तान। हर किसी की एक डिफरेंट स्टोरी है। आई एम आई थिंक लिटिल एक्सपीरियंस बिकॉज मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तकरीबन 12 साल हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन ये था कि हम आई थिंक हम सोच के गए थे कि हमने इतनी इक्विटी करनी है, तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है थोड़ा सा निगोशिएट करना था। ये पहला राउंड था इवन दो, लेकिन तैयारी थोड़ी सी थी, ऑब्वियसली नंबर से बहुत ज़्यादा ग्रिप थी। मैं एक वजह ये भी है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स और नंबर्स का रहा है। मैं दराज में इनसाइट्स लीड करता था, तो नंबर्स याद रखना मेरे लिए मसला नहीं। फिर ये कि आई एम सो इन्वेस्टेड ऑनेस्टली एंड सो पैशनेट अबाउट माई बिजनेस के मुझे वो उसके नंबर्स को हर वक्त मेरे फिंगर टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आदत है उनको एनालाइज करते रहना नंबर्स को, तो उस वजह से तो वो याद रहे। तो फाइनेंशियली अगर आप साउंड है, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अक्सर CFOs दे एंड अप बिकमिंग CEOs बिकॉज दे नो द इंटायर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो मैंने क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा रन किए हैं, तो तैयारी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आई थिंक मैंने जो लैकिंग्स भी थोड़ी बहुत देखी है ना फाउंडर्स में, वही देखी कि उनको नंबर्स याद नहीं है। वो पिच कर रहे हैं लेकिन वो अंदाज़े लगा के बता रहे हैं कि हमारा शायद इतना था और आप इतना समझ लीजिए। आई जस्ट न्यू द नंबर्स, मुझे सारे वो फिंगर टिप्स पे थे तो मैंने बता दिए। बट वो आई थिंक कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे स्टार्टअप की थोड़ी उम्र भी ज़्यादा है, हमें प्रैक्टिकली 4 साल हो गए हैं, कोविड के बाद हमने शुरू किया था, तो 4 साल से आई बीन वेरी इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस। 2.5 साल ऑलमोस्ट फुल टाइम इस पर काम करते हुए हो गए हैं।
तो इसलिए शायद थोड़ा सा आसान था। कुछ इनोवेटर्स ऐसे थे जिनके बिजनेस को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत से बिजनेसेस 2023 में लॉन्च हुए हैं, उनको साल 1.5 साल हुआ है, तो आई एम श्योर दे विल गेट बेटर विद टाइम। अच्छा, पाकिस्तान में कामयाब होने के लिए किसी भी बिजनेसमैन के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए आपके नज़दीक? आई थिंक पाकिस्तान में नहीं, एज अ जनरल अगर मैं बात करूँ तो जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप प्रोडक्ट या सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस, इन एंड आउट पता होना, मार्केट डायनामिक्स का पता होना, और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है। और यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने बात की थी पहले कैपेसिटी बिल्डिंग में, वो यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। मार्केट आइडेंटिफाई करें, कस्टमर को समझें, उसको बेचना कैसे है उसको भी समझें, और अपनी प्रोडक्ट पे इतनी तगड़ी ग्रिप रखें कि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं और ऐसी ही और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या कर रही हैं। तो बहुत से लोग आते हैं और वो बड़ा एक फ़नी सवाल है करते हैं कि हमें किस बिज़नेस में काम करना चाहिए। ये सवाल अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप तैयार नहीं हैं बिज़नेस करने के लिए। इफ़ यू ऑलरेडी डोंट आइडेंटिफाई अ गैप, या आपको अपनी एक्सपर्टीज़ में कुछ नज़र नहीं आ रहा करने के लिए, तो आप तैयार नहीं हैं बिज़नेस के लिए। फिर गो बैक, ऑब्जर्व अगैन। मेरे ख्याल है हमने ट्रैवल इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज आई बीन अ ट्रैवलर माई सेल्फ। 11 साल मुझे पाकिस्तान में घूमते हुए हो गए, 8-9 साल ऑलमोस्ट मोटर बाइक पे घूमते हुए हो गए पाकिस्तान में अकेले, 200-250 डेस्टिनेशंस कवर कर चुका हूँ। तो मुझे पता था सारे चैलेंजेस का कि इस सिस्टम में कहाँ पे गैप्स हैं जिनको हमें, और फिर अगेन एज अ कस्टमर मैंने उन चैलेंजेस को फेस किया। तो सबसे पहले उस जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली समझें, आपकी जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से कितनी मुख्तलिफ है और दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा अपना होमवर्क करके रखें, तैयारी करके रखें। कस्टमर से बहुत ज़्यादा इंगेज करें, क्योंकि आप जानते रहेंगे कि उसको क्या चाहिए, आज उसको कुछ चाहिए, कल उसको कुछ और चाहिए। पाकिस्तान में ये भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक इनोवेट करना और पिवट करना बहुत ज़रूरी है हर बिज़नेस के लिए, और अपनी मार्केट को बस नज़र में रखें, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सो एक अवेयरनेस एंड रिसर्च का बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो कि फाउंडर के अंदर होना चाहिए। फिर ये कि डिसीजन मेकिंग में सिंगल माइंडेडनेस बहुत ज़रूरी है, एंड जनरली आई हैव सीन दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अ चैलेंज इन पाकिस्तान। सिंगल माइंडेडनेस इज़ मिसिंग इन एवरीवन। तो वो विद टाइम आ जाती है, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत बोल्डली डिसीजन लेने पड़ते हैं। अच्छा, जब मैंने स्पेसिफिकली कहा पाकिस्तान के बिजनेसमैन में क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, तो आपको पता है पाकिस्तान का एनवायरनमेंट थोड़ा मुख्तलिफ है। ये सारी बातें जो हमने करी हैं दुनिया के सारे बिजनेस के लिए रेलिवेंट होंगी, बट पाकिस्तान के अंदर कारोबार चलाना है कि नहीं, आपको और बहुत सारी बातें पता होना चाहिए कि टेबल के ऊपर क्या होता है, इट्स डिफरेंट गेम, अंडर टेबल क्या होता है, इट्स डिफरेंट गेम। तो उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। ओके, सो टिपिकली जो लोग बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं, दे आर 2-3 पीपल जो कि एक फाउंडिंग टीम होती है, और यहाँ पे आपको और एडिशनल चीज़ें करनी पड़ती हैं, बिकॉज अब आप लीगल भी संभालते हैं, आप टैक्सेशन भी संभालते हैं, आप फाइनेंशियल्स भी देखते हैं, आप वो सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं जो कि आपके लिए गवर्नमेंट ने करके देनी है। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, अब आपको नहीं पता कि आपने कंपनी रजिस्टर कैसे करनी है और किस कैटेगरी में करनी है, उसके क्या नुकसान आपको हो सकते हैं अगर आप कोई गलत फैसला कर लें। शेयर होल्डर एग्रीमेंट आपने कैसे बनाना है अपने और अपने को फाउंडर्स के दरमियान, कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई इनोवेटिव काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी कैटेगरी ही नहीं मिलेगी पाकिस्तान के सिस्टम्स में, FBI वालों से बात करेंगे कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो ये सारी की सारी रिसर्च और मेहनत खुद करना, ये दैट्स अ ह्यूज चैलेंज। इसमें थोड़ा बहुत इंक्यूबेटर्स पाकिस्तान में काम आते हैं आपके, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो बस ये है कि पाकिस्तानी फाउंडर्स का ये है कि आपको एडिशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा गेन करने पड़ते हैं। अगर आप लीगल बिजनेस नहीं हैं, फिर ट्रेडमार्क के मसाइल हैं, पैटेंटिंग पाकिस्तान में इट्स वेरी बैकवर्ड। उसके अगर आप चले आपने ज़बरदस्त प्रोडक्ट तो बना ली, प्रोटेक्ट कैसे करना है उसे, उसकी लीगल साइड क्या है, अगर कोई उसे कॉपी कर ले तो आप क्या करेंगे, उस पर कोई ख़ास सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलती। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन ट्रेडमार्क अगर आप खुद फाइल करने लगें तो मुश्किलात आ जाती हैं, उसके लिए भी आपको ज़रूरत है। अच्छा जी, ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए 30-35 हज़ार रुपये कौन खर्च करेगा, हम तो बूटस्ट्रैप कर रहे हैं स्टार्टअप, वकील को देने के पैसे तो नहीं होंगे, ये एक अलग मसला है। फिर पाकिस्तान में कस्टमर्स पैसे भी लेके भाग जाते हैं आपके। बैड डेट एक और बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए किसका दरवाज़ा खटखटाना है, कुछ नहीं है। तो ये एडिशनल चैलेंजेस के साथ साथ आपको नेविगेट करना होता है, तो बहुत अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सो टॉक टू एज मैनी पीपल एज यू कैन अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर स्टार्टअप, और हर सिनेरियो को हर वक्त, हर किस्म की सिनेरियो के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, ये एक और बड़ा मसला है। अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस रन कर रहे हैं जिसमें आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके बिज़नेस में एसेट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ का ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको हर एसेट की इंश्योरेंस वगैरह कराना, ये एक अलग मुसीबत है। तो बस अगेन अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम करें, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करें कि मेरे बिज़नेस में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, मुझे उसके बारे में बताएं। एंड नेटवर्किंग पाकिस्तान में बहुत ही कम है। आई हैव सीन इंटरनेशनल इवेंट्स में देखा लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ये भी है कि पाकिस्तानी अपने ट्रेड सीक्रेट्स एक दूसरे को बताते नहीं हैं,
बट जनरल चीज़ें मेरे ख्याल है थोड़ा सा हमें ओपन अप करना चाहिए उसके बारे में कि अगर हमने कोई चैलेंज एक्सपीरियंस किया है वो हमने कितने लोगों के साथ शेयर किया, सो दैट एवरीबडी नोज़ कि मैंने ये गलती नहीं करनी। तो ये भी एक मसला है। तो बस अवेयरनेस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, हर चीज़ के बारे में सीखें, हर चीज़ के बारे में रिसर्च करें। अब इंटरनेट है, यूट्यूब है, यू कैन रिसर्च अबाउट एवरीथिंग। जो आपको लगता है रेलेवेंट है वो तो करना ही करना है, जो आपको लगे नहीं रेलेवेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके रिसर्च करें। अच्छा, पोर्टर पाकिस्तान बेसिकली मेरी नहीं एक ट्रैवल प्लान करता है, राइट, ट्रैवलिंग ट्रिप प्लान करता है, और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए आपको माइंड में नहीं रखना होती, राइट। तो मैंने अगर एक ट्रैवल ट्रिप प्लान कर लिया इस ऐप के थ्रू और इस्लामाबाद हो गया बंद, तो हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू मैनेज इट? सो एक अच्छी चीज़ है, कम से कम ना बड़ा एहसान किया उन्होंने हम पे कि उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट शहर के बाहर बना दिया। तो और एक और अच्छी चीज़ पिछले 2-3 साल में हुई है, आई हैव सीन, अब क्योंकि हमारा मेजर क्लाइंटेल कराची का है, तो लोग कराची से फ्लाई करते हैं इस्लामाबाद एंड दे डोंट स्टे इन इस्लामाबाद, दे डोंट इवन टच इस्लामाबाद। वो एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, वहीं से आगे ट्रिप पे निकल जाते हैं, वहीं से वापस आते हैं सीधा एयरपोर्ट और वहाँ से फ्लाइट लेके कराची वापस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो चैलेंज हमने कर लिया है किसी तरह काफ़ी हद, और वो लोगों के बिहेवियर ने भी काफ़ी हद तक पूरा कर लिया, बिकॉज अपेरेंटली अब कराची वालों को कोई खास इंटरेस्ट इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करने में नहीं है, बट दैट्स अ नेचुरल थिंग, ये खुद ही हो गया। तो ये मसला बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, जनरली कराची एंड पे हमने ये देखा है कि लोग बड़े कंसर्न्ड और परेशान होते हैं। इट्स अ मिथ कि सेफ्टी के इश्यूज़ हो सकते हैं कोई, या अगर ये रोड ब्लॉक हो गया तो हम फंस जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, बिकॉज एयरपोर्ट एक्सेस इज़ ऑलवेज देयर। अभी रिसेंटली भी ये जो धरने के मसाइल चल रहे थे, तो भी सम ऑफ आवर कस्टमर्स वर ट्रैवलिंग एंड दे मैनेज्ड इट। वो थोड़ा बहुत वो फंसे हाईवे पे, कुछ घंटे उनके ज़ाया हुए, लेकिन वो एयरपोर्ट पहुँच गए। प्लस एक कराची में क्योंकि सेफ्टी की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, उनको लगता है शायद पूरे पाकिस्तान में सही है, तो दे ऑलवेज आस्क कि भाई नॉर्थ जाएंगे तो सेफ़ तो है ना, कोई मसला तो नहीं है, लूट तो नहीं जाएंगे, ये मसाइल। तो वो ये भी एक मिथ है, तो वो उसको भी बस हमने थ्रू एजुकेशन ही लोगों को ख़त्म करना है कि भाई नहीं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर एंड अ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम, और वहाँ सोसाइटी बिल्कुल अलग है पाकिस्तान से। वहाँ पे आप रात के 2 बजे अकेले वॉक कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हाथ में लेके, अपने वैल्यूएबल्स हाथ में लेके, देयर इज़ नो सच इश्यूज़। तो ये है कि बस आहिस्ता आहिस्ता वी जस्ट ट्राई एंड कम्युनिकेट दिस टू पीपल इन कराची। लाहौर एंड पे या पंजाब एंड के जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके साथ ये चैलेंज नहीं आता। सो दे आर लाइक, दे आर वेरी, बाय द वे दे आर अ लिटिल मोर डेयरिंग इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एन एडवेंचर के यार क्या ही हो जाएगा अगर रोड पे फंस जाएंगे, तो 2-4 घंटे रुके रहेंगे ब्लॉक में, एंजॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे। दैट्स ऑल्सो एन एडवेंचर फॉर देम। अच्छा, शार्क टैंक पाकिस्तान के बारे में रूमर ये भी उड़ा हुआ था कि जो शार्क्स हैं शायद वो उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनके साथ उनके पहले से कनेक्शंस होते हैं। क्या ऐसा है? बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। आई एम सॉरी, मैं बिज़नेस का नाम भूल रहा हूँ। एक स्टार्टअप आया था जो कि लॉजिस्टिक्स का स्टार्टअप था, और आई थिंक मुझे इंप्रेशन मिला उनकी पिच देख के, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता हूँ, उनको शायद सारे शार्क्स उनको जानते थे ऑलरेडी, दे डिड नॉट गेट फंडिंग फ्रॉम देम। सो बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ये, आप देख लें उनकी पूरी पिच सुने, आपको ये इंप्रेशन मिलेगा। बल्कि इवन शायद राबील मेंशनड इट इन द पिच कि हम तो आपको जानते हैं और हम आपसे, हाँ यस, राबील और फैसल तो उनके कस्टमर्स थे, तो दे न्यू ऑल अबाउट देम, पर उन्होंने पैसे नहीं दिए उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कम से कम ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। बेसिकली शार्क टैंक इन एक्चुअल क्या है, आप एक प्रोग्राम पे जाते हैं, 5 लोग आपके सामने बैठे हैं जो एक्चुअल में इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको जजेस समझ लीजिए। आपने जाके अपना नॉर्मल ओरिजिनल नेचुरल पिच करना है, आपको 32 कैमरास देख रहे हैं और वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट्स इट। कोई आपको कुछ नहीं बता रहा कि आपने कैसे बोलना है, आपकी हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, निगोशिएट कैसे करना है, नथिंग। इट्स लाइव पिचिंग, 1 टेक, उसमें लोग बैठे आपको सुन रहे हैं, वही लोग आपके बिजनेस में या तो पैसे लगाएंगे या मना कर देंगे, एंड इट्स जस्ट कैमरास वाचिंग यू, दैट्स इट। तो इट्स अ रियल रियलिटी शो। ओके, जो मसद आप ये कह रहे हैं कि जो रूमर्स उड़े हुए हैं कि स्क्रिप्टेड है और ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, उसमें कोई हकीकत नहीं। आप पिचेस देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे नहीं, मैं आई रीड सच कमेंट्स एट टाइम्स, यूट्यूब पे कभी कभी आए हुए होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग, उनको लग रहा होता है यार ये स्क्रिप्टेड है, बट मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह उनको ये इंप्रेशन मिलता है। शायद आई थिंक थोड़ा सा और एडिटिंग को इम्प्रूव कर लें और बेहतर तो शायद नहीं लगे। हो सकता है कभी कभार एडिटिंग में बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं। यस, वो जाहिर है उनके पास भी चैलेंज है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात करें, 50 मिनट का हमारा पूरा वो था, मेरे एंट्री से लेके मेरे वापसी तक 50 मिनट्स तक कॉन्वर्सेशन हुई है, खड़े होकर मैंने 5 लोगों से की है। लेकिन उसका जो पिच फाइनल निकला, आई थिंक दैट वाज 10 मिनट्स या 12 मिनट्स की थी। तो वो उनके पास भी एक चैलेंज है, उनको उसको 12 मिनट के अंदर अंदर लेके आना है, सो दैट द ऑडियंस रिमेन्स इंगेज। अगर आप उसको बहुत लंबा कर देंगे, मैंने देखी है इंडिया की कुछ पिचेस 17-17 मिनट की,
यूट्यूब पे लगी हुई, आई थिंक उसमें मेरा भी इंटरेस्ट लूज हो जाता है, इवन दो आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स। अगर मेरे जैसा बंदा इंटरेस्ट लूज करा तो सारे नॉर्मल ऑडियंस तो करेगी। फिर ये भी एक चीज़ हमें रियलाइज़ करनी है कि शार्क टैंक एक बड़ा ज़बरदस्त काम पाकिस्तान में कर रहा है कि ऐसे शो में लोगों को इंटरेस्ट बिल्ड कर रहा है, वरना आप जानते हैं कि पाकिस्तानी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। तो उसमें जो चैलेंजेस उनके पास हैं वो बेचारे, उनके पास एक बहुत ही लिमिटेड लीश है जिसमें उनको ऑपरेट करना है, तो अगर उनको उसको शॉर्ट करके लगाना है तो मजबूरी है उनकी। अच्छा, इस पूरे इवेंट के अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सवाल कौन सा लगा? वो थैंकफुली वो पिच में आया ही नहीं जो फाइनल पिच थी हमारी, वो ये था। और आई थिंक वो इट वाज आई वोंट से इट वाज अ सेटबैक, बट वो चैलेंजिंग सिचुएशन बहुत स्टार्ट में ही बन गई थी। पहला ही सवाल ये हुआ। एक्चुअली जुनेद पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ट्रैवल टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके हैं पहले। फैसल ने 2 पाकिस्तान के ट्रैवल टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो दोनों इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में सप्लाई साइड पे डिजिटाइजेशन बहुत ही मुश्किल काम है। जो मैंने पहले बात की थी कि होटलियर्स पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करते हैं, वो इस चैलेंज को कम्प्लीटली समझते हैं। तो उन्होंने बहुत, मेरे ख्याल है पहले 15 मिनट या 20 मिनट शायद यही हो रहा था, टोटल यही बात हो रही थी कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की उनको कन्विंस करने की कि हमने एजुकेशन भी शुरू की है, हमने एप्लीकेशन भी बना दिया, वो बाइलिंगुअल भी है, उर्दू में भी है। लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर एक्सेस नहीं है, तो हम मोबाइल ऐप देंगे उनको और बड़ा बेसिक वर्जन देंगे ताकि लोग अपनी इन्वेंट्री उस पर अपडेट करना शुरू करें। उसमें जुनेद सेड कि आपकी डायरेक्शन ठीक है, लेकिन सिंस यू हैवंट क्रैक दैट येट, इसलिए मैं नहीं करूँगा इन्वेस्ट। आई थिंक ये तो उन्होंने पिच में जो आई है उसमें भी कहा है। फैसल ने ये कहा कि आप आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन अचीव दैट और नॉट, लेकिन उन्होंने ये बात एक्नॉलेज की मेरी कि जो जनरेशनल चेंज आ रहा है उससे ये तब्दीली आ जाएगी, बट ऑल्सो ही वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि टाइम लगेगा बहुत। बट सिंस वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, उनका एक्सपोजर है हमारे कंपेरेटर्स के साथ, तो उन्होंने नहीं किया इन्वेस्ट। अदरवाइज आई थिंक ही लुक्ड लिटिल इंटरेस्टेड। एंड राबील ने अपेरेंटली फेथ इसलिए दिखा दिया कि उनको लगा कि हम शायद ये कर लेंगे अचीव, या अगर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम में आगे जाके भी करते हैं अचीव, तो इन द मेन टाइम हमारे पास बहुत पोटेंशियल है कि हम कस्टमर साइड पे, क्योंकि हम डिजिटाइजेशन कर चुके हैं, काम आसान हो गया है। तो सप्लाई साइड वाला जो चैलेंज है वो इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के बड़े से बड़े प्लेयर्स, इवन कुछ ऐसे स्टार्टअप जिन्होंने $7-7.5 मिलियन की फंडिंग रेज की हुई है, उनको भी हो रहा है ये। तो अगर हम क्रैक कर लेंगे तो आई थिंक देन वील बी अ लॉट मोर वैल्यूएबल। अच्छा, 4 करोड़ की वैल्यूएशन बनी आपकी, आपको लगता है कि फेयर वैल्यूएशन है? किसी भी फाउंडर के लिए कोई भी वैल्यूएशन फेयर नहीं होती, बिकॉज फाउंडर जानता है कि हमने किस तरह इसको बिल्ड किया, राइट। मैं इट्स अ लिटिल पर्सनल एंड क्लोज टू मी, बट घर आके बड़ा अजीब सा फील हो रहा था मुझे कि आई गेव अवे क्वार्टर ऑफ आवर बिजनेस फॉर 10 मिलियन रुपीज़। और उस वक्त बड़ी एक स्ट्रेंज सी फीलिंग थी यार, कि अपनी कोई बड़ी दिल के करीब कोई चीज़, जैसे होता है ना, मैं उसको ऐसे रिलेट कराता हूँ आपको कि अगर अब्बू या दादा जब कोई बड़ी दिल के करीब ज़मीन बेच देते हैं ना, तो जिस दुख से बता रहे होते हैं, वैसे ही मुझे फील हो रहा था कि यार एक दिल के करीब चीज़ है जो दे के आया हूँ। लेकिन ये ना कि ऑनेस्टली आप इसको कितने पे भी वैल्यू कर दें, मुझे लगेगा कि जी वो फेयर नहीं है, बिकॉज मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पीक टाइम उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आई थिंक वैल्यूएशन ज़्यादा हो सकती थी। 2 रीजंस की वजह से ये कम है। एक ये कि शार्क टैंक पे जब आप रेस करते हैं तो आपको क्विक फंडिंग मिलती है, उसमें आपको वो, जैसे मैंने बात की थी कि आपको 250-300 पिचेस नहीं करनी, कोल्ड ईमेल्स नहीं लिखनी, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को रीच आउट नहीं करना, सुबह 4-4 बजे उठ के लोगों को पिचेस करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस, वो सब नहीं करना पड़ता। तो एक तो आपका टाइम बच गया। सो वो 6-8 महीने जो आपने लगाने थे रेस करने के लिए वो बच गए। अब उन 6-8 महीने में यू कैन डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव, नंबर 1। नंबर 2, आपको बड़ी ज़बरदस्त विजिबिलिटी मिलती है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा ये कि वी वर ऑनबोर्डिंग 2 शार्क्स। दोनों शार्क्स का डिफरेंट बहुत एक्सपर्टीज़ है। राबील पाकिस्तान के सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं, रोमाना जो हैं वो टिपिकली पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट करती हैं, यूके और यूएई की मार्केट जीसीसी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। तो वहाँ पे एक्सपेंशन के मौके भी हैं, वहाँ पे पार्टनरशिप्स के मौके भी हैं, वहाँ पे कस्टमर एक्सपेंशन के भी, कस्टमर एक्विजिशन के मौके भी हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल रहे कि यार चलें, अगर इक्विटी ज़्यादा भी देनी पड़ रही है तो द वैल्यू दैट वी गेटिंग इज अ लॉट। तो आपको लगता है कि आप बेहतर निगोशिएट कर सकते थे? नहीं, इससे बेहतर निगोशिएशन तो नहीं हो सकती थी, लेकिन आई वुड से दिस वाज नॉट द बेस्ट डील बट द बेस्ट अवेलेबल डील। तो टेबल पे इससे बेहतर डील नहीं हो सकती थी। मैंने उनको काउंटर में पहले 20% कहा था, विच वाज 5% मोर देन व्हाट वी थॉट। हम सोच के तो ये गए थे 15% से ऊपर ऑफर ही नहीं करना है, लेकिन 5% बढ़ा के 20% किया था मैंने उनको टेस्ट करने के लिए कि अगर इस पर ये करीब आए तो मैं चलें, फिर मैं 21-22 पे बात करूंगा। लेकिन राबील ने लाइक ही सेड नो टू इट, ही सेड नो दैट्स टू स्किनी। तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर 23-24 पे जाता तो बात शायद ख़राब होती। तो मैंने थोड़ी सी जनरॉसिटी मैंने दिखाई, एंड आई थिंक they were kind enough to completely remove the royalty part, because वो 1 करोड़ का डिस्काउंट है बेसिकली। अगर चाहे वो 1% भी रॉयल्टी ले रहे होते, अगर पैसे वापस करने हैं तो वो 1 करोड़ रुपया वापस करना है ना, तो वो डिस्काउंट मिल गया। आई थिंक वी आर हैप्पी विद दैट।
ठीक। अच्छा, आपको क्या लगता है ये शॉर्ट रन में गवर्नमेंट कौन सी ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जिससे स्टार्टअप्स और बिजनेस को सपोर्ट मिल सके? रेगुलेशन, टैक्स एग्जेम्पशन बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर एक स्टार्टअप 1 लाख नौकरियां बनाता है, इससे बड़ा एहसान पाकिस्तान गवर्नमेंट पर नहीं हो सकता उनका, क्योंकि आप किसी सूरत इस काबिल नहीं है कि आप नौकरियां बना सकें 1 लाख नौकरियां। तो उनको जितना आप प्रिविलेज दे सकें दें। टैक्स एग्जेम्पशन एक ज़बरदस्त चीज़ है। आई थिंक मेरे गवर्नमेंट के पास इतने सारे सेक्टर्स हैं जहाँ जो टैक्स नेट में नहीं है, उनको लाना पहले ज़रूरी है इंस्टेड के आप स्टार्टअप्स की तरफ देखें। तो एक तो टैक्स एग्जेम्पशन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। कम से कम अगर आपने सेल्स टैक्स में उनको नहीं देना एग्जेम्पशन, तो इनकम टैक्स में तो दे देना यार। और वैसे भी स्टार्टअप एट द एंड ऑफ द ईयर कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे होते हैं जिस पे वो टैक्स दें, तो आपको थोड़ी बहुत ही जगह है जहाँ पे उनको एग्जेम्पशन देनी है। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर ये बात कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने अगर एक्सपोर्ट को भी टैक्स कर दिया इस साल, तो अगले साल पता नहीं क्या करेंगे। बट दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज़ के आपने लोगों को पाकिस्तान में रोकने के लिए क्या करना है, बिकॉज टैलेंट जा रहा है, स्टार्टअप को चाहिए बेस्ट टैलेंट, टॉप टैलेंट एट अ डिसेंट प्राइस। वो इस वक्त करना मुश्किल हो गया बिकॉज शॉर्टेज हो गई, ब्रेन ड्रेन शॉर्टेज हो गई है। तो जब टैलेंट की शॉर्टेज है तो डिमांड ज़्यादा है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 2.5 साल पहले जब मैं दराज छोड़ रहा था, तो उस वक्त जो डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी थी दराज में, वो ही वाज सरप्राइजिंग टू मी, इट वाज सरप्राइजिंगली हाई। जब मैंने छोड़ा तो वो उसके बाद वो स्काई रॉकेट कर गई, बिकॉज सबसे ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट अपेरेंटली भागे पाकिस्तान से। फिर ये भी हुआ है कि थैंक्स टू कोविड हर कोई रिमोट जॉब्स कर रहा है। तो अब जब रिमोट जॉब में आपको डॉलर्स में सैलरी मिलती है, तो आप क्यों घर से उठ के ऑफिस जाके एक स्टार्टअप के लिए काम करके करेंगे, 1.5 लाख रुपए में आपको घर बैठे $1,000 मिल रहे हैं, तो 3 लाख तकरीबन आपकी सैलरी है। तो ये एक मसला है। तो ये इसमें तो अब हमें भी नहीं समझ में आता कि हम क्या ही किसी से कहें, बिकॉज अगर हमें टैक्स एग्जेम्पशन ही मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है, या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ग्रांट्स लेके आ जाए गवर्नमेंट, अगर ये एक ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। एक अच्छा इनिशिएटिव था, हमें भी उसका फ़ायदा हुआ था। द वर्ल्ड बैंक के साथ HEC ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमें $35,000 मिले थे, ISF। इट वॉज एन इनक्रेडिबल इनिशिएटिव। आज तक 45 स्टार्टअप्स को वो सपोर्ट कर चुके हैं इससे, लेकिन आई थिंक अब उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, तो वो शायद नेक्स्ट ईयर ये प्रोजेक्ट ना करें। बट ऐसे अगर प्रोजेक्ट्स आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके इनोवेटर्स बनते रहेंगे। मेरा एक ख्याल है कि जितने लोगों को वो फंडिंग मिली थी वो चल रहे हैं अभी भी स्टार्टअप्स, वो शट डाउन नहीं हुए। लेकिन जिस इनक्यूबेटर से हम सबसे पहले ग्रेजुएट हुए थे एज अ स्टार्टअप, द नेस्ट आयो की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ उसको चलाती थी, शी हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब। लेकिन उस बैच में 13 स्टार्टअप्स थे, उसमें से एक जिंदा है अभी तक, एंड दैट्स अस। यस, सो फंडिंग ना होने की वजह से ऑब्वियसली लोगों ने जाना ही जाना है ना। अच्छा, ये भी है, चलें, हो सकता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट ना हो, बहुत वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अगर फंडिंग नहीं है तो स्टार्टअप ने 100% बंद होना ही होना है। ऐसे में ग्रांट लाई जा सकती हैं। रिसेंटली हमारी एक मीटिंग उनके साथ हुई थी जो CG हैं US काउंसलेट में कराची में। वो तकरीबन हर साल ही आते हैं स्टार्टअप्स के पास और उनसे सारा फीडबैक लेते हैं। उनको भी हमने कहा कि आपके 2-3 इनिशिएटिव्स हैं। एक IPA फंड है उनका, FDI ग्रांट का उनका एक इनिशिएटिव है, वो थोड़ा है, उसको वो बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को वो बहुत पैसे देते हैं, वो स्टार्टअप्स को डायरेक्टली पैसे नहीं देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ इसको थोड़ा एक्सपेंड करें। इनोवेटर्स हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि कुछ एक्सेलरेटर्स हैं दुनिया में जो कि थोड़ी एक्विटी के एवज आपको कुछ पैसे देते हैं। भाई आप एक्विटी ले लो हमसे, ठीक है, आप हमारे बोर्ड पे सीट ले लीजिए, आप बैठ जाइए, लेकिन पैसे तो दीजिए। तो वो डिसेंट, आई थिंक दैट्स डिसेंट मनी, $1 लाख वो तकरीबन देते हैं। लेकिन उसकी वॉल्यूम को बढ़ाना ज़रूरी है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना भी ज़रूरी है। सो वहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट डेफिनेटली उनसे बात कर सकती है। इतनी सारी चीज़ों पे, इनिशिएटिव्स पे US एड मिलती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है, वहाँ पे हो सकता है। तो अगेन एक्सेस टू फंडिंग के लिए ग्रांट्स पे काम किया जा सकता है। इन्वेस्टर्स को लाने के लिए आपको फेवरेबल कंडीशन बनानी पड़ेगी, कम से कम स्टार्टअप के लिए। अगर आपको बिजनेस को टैक्स करना है करते रहें, स्टार्टअप्स को थोड़ा एग्जेम्प्ट कर दें, शायद इन्वेस्टर सोचेगा। फिर इन्वेस्टर के पैसे पाकिस्तान से बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए फाइनेंशियल रेगुलेशंस नहीं है। वो लगा देगा, 3 साल बाद वो एग्जिट करेगा, पैसे बाहर कैसे जाएंगे, कोई जवाब नहीं है। उसके लिए कुछ कर लें प्लीज़। और जो कैपिटल गेन टैक्स है इन्वेस्टर के लिए, भाई उसने लेट्स से 20 करोड़ रुपए लगाए, वो कल को 5 गुना बढ़ के 100 करोड़ हो गए। अब उस 100 करोड़ में से कैपिटल गेन टैक्स अगर 40% के करीब होगा और उसने 40 करोड़ आपको देना है, तो कोई पॉइंट नहीं है, वो क्या करेगा। तो वो सीधा सीधा उसका रिटर्न कम हो जाता है ना, राइट। आजकल क्रिप्टो काफ़ी ऊपर जा रहा है, BTC बहुत ऊपर जा रहा है, एंड BTC इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। क्या पड़ी है उसको कि वो पाकिस्तानी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे ना, तो कम से कम वहाँ पे उसको टैक्स छोड़ दीजिए। कम से कम स्टार्टअप में लगने वाली मनी, जिससे 1 लाख जॉब्स जनरेट हो रही हैं, उस पर टैक्स छोड़ दीजिए। तो बहुत चीज़ें जो बैठे बैठे हो सकती हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, गवर्नमेंट को सिर्फ विल दिखानी है। सही। अच्छा, पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, उसको आप कैसे देखते हैं एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड? हम डेफिनेटली पीछे हैं हर चीज़ में पीछे हैं। आप इसको कंपेयर कर लें, अगर पहले तो चलें बात करते हैं कि इकोसिस्टम बना कौन रहा है। इकोसिस्टम इनोवेटर्स, इनेबलर्स, इन्वेस्टर्स,
तीनों मिलके बना रहे हैं। इनोवेटर इसलिए पीछे है कि बेचारा एजुकेशन में पीछे है वो। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन दे रही हैं वो इस काबिल नहीं है, आपको बहुत कुछ खुद सीखना पड़ रहा है। जो फैकल्टी है उनकी वो बहुत ही बैकवर्ड है, उसका इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, आप जिस शख्स से बैठ के क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप उसके जैसे बनना नहीं चाहते तो आप में कोई एम्बिशन नहीं होगा। और उसके जैसे आप बनना तब चाहेंगे जब वो खुद अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करेगा कि बेटा मेरे पास वो नॉलेज है जो तुम्हारे पास, मुझे जो मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करूँ तो तुम दुनिया में कुछ तब्दीली लाओगे। वो है ही नहीं, हमें कम से कम मैंने नहीं एक्सपीरियंस की, हो सकता है और यूनिवर्सिटीज़ में हो। सो उसके लिए आपको अपनी फैकल्टी को इंप्रूव करना पड़ेगा, वहाँ से एजुकेशन बेहतर होगी तो इनोवेटर बेहतर होगा। इनोवेटर बड़ा सोचेगा, और सिर्फ बड़ा नहीं सोचना है भाई, ये भी सोचना है कि दुनिया में कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत आसानी से हो रही हैं और हम नहीं कर रहे। ये नहीं कि हम नहीं कर पा रहे, हम कर ही नहीं रहे क्योंकि हम देख ही नहीं रहे। इनोवेटर सोचता ही नहीं है। तो एक एग्जांपल दूंगा, हमारे जब मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहा था तो एक मेरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब थे जो कि अमेरिका से आए थे, HEC ने उनको स्पेशली बुलाया था। उनका नाम है डॉक्टर शोएब जैदी, UIT में होते हैं अभी, उस्मान इंस्टीट्यूट में। ही चेंज द इंटायर सिनेरियो ऑफ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स इन NED यूनिवर्सिटी। कम से कम अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने बड़ी तब्दीलियाँ की। एंड ही वॉज एन एक्सट्रीमली अनपॉपुलर पर्सन फॉर द सेम रीज़न कि यार बच्चों के लिए आपने बहुत चैलेंजेस क्रिएट कर दिए हैं। भाई बच्चे अगर चैलेंजेस देखेंगे ही नहीं और उनको चैलेंजिंग चीज़ें बनाएंगे नहीं तो इनोवेट कैसे करेंगे। सो आई थिंक वो ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर पाए NED में, बट आई थिंक उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ज़बरदस्त कल्चरल चेंज वो लेकर आए थे, और उन्होंने स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत काम किया था। तो ये चीज़ इनोवेटर को इनेबल करने के लिए कि वो कुछ बड़ा सोचे और अच्छा सोचे और अच्छी प्रोडक्ट जो कि कंपैरेटिव हो इंटरनेशनल मार्केट से वो बनाए, एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरे लोग हैं इनेबलर्स, जिसमें इंक्यूबेटर्स हैं, आपके एक्सेलरेटर्स हैं। उसमें ऑब्वियसली जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं वो NICs हैं पाकिस्तान में, वो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स हैं या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं। वहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ इस साल तो काफ़ी तब्दीली आ गई है, थिंग्स आर लार्जली इम्प्रूव, बट वहाँ पे भी काफ़ी मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट है। पाकिस्तान में जो ट्रेनर्स की प्रोफाइल्स हैं बच्चों को इनेबल करने के लिए वो इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन अपेरेंटली दीज ट्रेनर्स डोंट गेट पेड मच। सो आप अगर चाहते हैं कि से दराज का CEO, दराज का MD, फूड पांडा का MD बच्चों को बिठा के बताए कि इतना बड़ा स्टार्टअप कैसे बिल्ड करना है, तो ऑब्वियसली उसके टाइम को वैल्यू करें बाय कॉम्पनसेटिंग देम। उसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, वो नहीं हो पाता है तो जाहिर है क्योंकि उनके पास भी फंड्स की कमी है। आई थिंक दे कैन डू इट विद सम पार्टनरशिप्स और समथिंग, वो पॉसिबल ज़रूर है। तो ये हो गई बात कैपेसिटी बिल्डिंग साइड पे। और तीसरी बात इन्वेस्टर्स के एंड पे है, उसमें यही है कि आप इन्वेस्टर्स को अगर मोटिवेट नहीं कर सकते कि आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, तो जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसको टैक्स कर दीजिए बस। या जहाँ वो पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ उनको बिठा के समझाइए कि भाई आपने पैसा नहीं बनाना, प्लीज़ अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं। जॉब्स बनाएंगे पैसा खुद बनेगा, तो प्लीज़ जॉब्स बनाएं। जॉब्स बनाने के लिए आपको उन्हीं बिजनेसेस की तरफ आना है जो जॉब्स बनाने के काबिल हैं। तो वो उसमें आप आई थिंक पॉलिसी मेकिंग उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकती है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में स्टार्टअप इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग हैं उनकी तादाद गिनती की है जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में टिपिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी लोग जैसे मैंने पहले ही कहा था टाइकून्स हैं, पैसा बहुत है, जानते ही नहीं है कि स्टार्टअप स्पेस चलती कैसे है। ये एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में बहुत कोई सक्सेसफुल एग्जिट्स आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन वो एग्जिट्स क्यों नहीं हुए? इनोवेटर इस काबिल नहीं था कि इनोवेट करके पिवट कर पाए, और एक्सेस टू फंडिंग नहीं थी कि वो बड़ा कुछ बना पाए। चिकन एग वाली सिचुएशन है जिसमें पता ही नहीं है ना कि सॉल्व कैसे होगा मसला। लेकिन इन लोगों को मोटिवेट करके सिस्टम में तो लाए ना कि ये इन्वेस्ट सिर्फ वहाँ ना करें स्टॉक एक्सचेंज की को मैनिपुलेट करने के बजाय इधर आके ज़रा एक्चुअल में चीज़ों में जो एक्चुअल चीज़ें हैं उन पर पैसे लगाएं। अच्छा, माजी के अंदर बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स आए भी हैं, जैसे एयरलिफ्ट की मिसाल लेते हैं, बट इतने ज़्यादा पैसे उठाने के बाद भी वो चल नहीं सका, और एग्जिट तो बहुत दूर की बात थी, वो तो लॉसेस में ही आई गेस बंद हो गया। तो ये वजह भी तो है कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हुआ है। अच्छा, तो एयरलिफ्ट में तो इन्वेस्ट सारा VC ने किया था। किसी कन्वेंशनल इन्वेस्टर जो कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने मेंशन किया, जो लोग पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, उनमें से तो कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन। मैं नाम नहीं लेता उनका, हाँ वो थोड़े से कन्वेंशनल इन्वेस्टर हैं, बट अदर देन दैट एवरीबडी वाज अ VC। सो VC तो फिर भी करेगा इन्वेस्ट, इसके बावजूद भी करेगा। चलो थोड़े टाइम के लिए उसने ब्रेक इसलिए लिया बिकॉज टर्बुलेंट सिचुएशन, फाइनेंशियल क्रंच, पॉलिसी रेट ऊपर, इन्फ्लेशन, कोई बात नहीं, 2 साल के लिए वो चला गया सिस्टम से बाहर, वापस आ जाएगा। उसको वापस आने से आप रोकेंगे नहीं क्योंकि वो उसके अपना माइंडसेट है, उसने करना है स्टार्टअप में इन्वेस्ट। जो स्टार्टअप में नहीं करता इन्वेस्ट उसको कैसे लाएंगे आप, ये प्रॉब्लम है। तो उसमें ये केस प्रॉब्लम नहीं बनेगा। एक अच्छी चीज़ एयरलिफ्ट ने कम से कम ये की थी कि उन्होंने ना एम्बिशन का जो लेवल है वो उठा दिया था कि इतना बड़ा भी आप रेज करके इतना बड़ा भी सोच सकते हैं, एक चीज़। एंड उसकी वजह से बहुत लोग इंस्पायर हुए कि यार इतने इतने पैसे लोग उठा रहे हैं अगर और बड़ा सिस्टम बना रहे हैं तो हम भी शुरू करें। तो ये तो कम से कम अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन उनके जाने से बड़ा नुकसान भी हुआ, वो डेंट लगा बहुत बड़ा कि यार इतने ज़्यादा पैसे अगर ज़ाया हो सकते हैं, जो इन्वेस्टर साइड है वो बहुत ज़्यादा
डिस्करेज हुई उससे। तो उसके दोनों चीज़ें हैं, उसकी एक अपसाइड है और एक डाउन साइड है। लेकिन आई थिंक के वीसी अभी भी हाथ नहीं रोकेंगे, वो वापस आएंगे फिर से, वो फिर लगाएंगे पैसे। जो लोग नहीं लगा रहे, जिनके पैसे की ज़रूरत है, उनका लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अगेन उसके लिए आपको कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट दिखानी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है कि मैन्युफैक्चरिंग साइड पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। टेक में अगर काम होगा ना, तो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में शायद बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं है एज सच। अगर आपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना है तो उसमें आपको ज़्यादा फंडिंग नहीं चाहिए होती। लेकिन अगर आपने मैन्युफैक्चर करनी है कोई सॉलिड प्रोडक्ट जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकें, उसके लिए तो पैसे चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा इनोवेटर साइड पे भी हमें कुछ चीज़ें करके दिखानी पड़ेंगी। उसमें अगेन जो मैंने जैसे एग्जांपल दी थी, इनोवेटर सीड फंड जो HEC ने दिया, वो ऐसी चीज़ें काम आएंगी जो वर्ल्ड बैंक से आया था कि आपने देखा बच्चा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना रहा है, ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, आपने पैसे दे दिए, उसने बनाया और एक्चुअल में बेचा भी। लेकिन वहाँ भी थोड़ा चैलेंज हमने ये देखा, जैसे NIT यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स बन के तैयार होते हैं वो इस काबिल ही नहीं होते कि वो एक्सपोर्ट हो सके। सो उस वहाँ पे फिर जो इनोवेटर के साथ जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनका एम्पावर होना और उनका ज़्यादा एक्सपोज्ड और अवेयर होना ज़रूरी है। ठीक। अच्छा, आपको लगता है कि टेक ड्रिवन इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी इस इकोनॉमी में? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। मतलब टेक के अलावा है ही कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ना। लेकिन ये है कि मैंने जैसे बात की थी, इतनी बड़ी तादाद में तो बच्चे अपने आप को रोज़गार दे रहे हैं, विच इज़ फ्रीलांस इकोनॉमी, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली है तो सही। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में टेक का जो रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक कि अब बस पेरेंट्स को भी यही सोचना चाहिए कि इस मुल्क में अगर रहना है, IT एक्सपोर्ट के अलावा कोई सर्वाइवल का मोड नहीं है। तो बच्चे को शानदार सा डेवलपर, सॉलिड डेवलपर बनाएं, उसको तेज़ करें कि वो टेक को समझे और उसको बनाए। लेकिन उसमें ये है ना कि क्वांटिटी क्वालिटी इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। सो हमने अगर क्वालिटी बिल्ड करनी है तो हम क्वांटिटी पे तवज्जो नहीं दे सकते। लेकिन आई थिंक अब अच्छा रिसोर्स पैदा हो रहा है, बट विद दैट थोड़ा सा कैरेक्टर भी बिल्ड करने की ज़रूरत है ना। आपने सुना होगा पाकिस्तानी कमिट कुछ करते हैं, डिलीवर कुछ करते हैं, टाइम पे डिलीवर नहीं करते। अब तो बहाना भी है ना कि इंटरनेट बंद था, जबकि सच्ची बात है भाई, इंटरनेट साल के 20 दिन 22 दिन बंद होता है, बाकी टाइम तो चल रहा होता है। तो तब तो डिलीवर करो ना। अच्छा, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। बच्चों को अगर आप तैयार कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ इंगेज कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करें कि आपके काम के साथ आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटी दाव पे लगी हुई है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। तो टेक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस ये है कि थोड़ा ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली एथिकल वैल्यूज़ और एथिक्स की तो दिवालिया पूरी कॉम में हुआ है ना। Exactly. वो तो टॉप टू बॉटम हुआ है, बॉटम टू टॉप तो नहीं हुआ ऑब्वियसली। लेकिन वो यही है ना कि अब जनरेशन नहीं समझेगी ना अगर, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि इस जनरेशन के हाथ में आपसे कुछ, आप जानते होंगे पाकिस्तान की 60% आबादी है, आई थिंक, जो कि 25 साल से छोटी है। इन्हीं लोगों ने अगले 5 साल में तब्दीली कम्प्लीटली लेके आनी है। तो इनको अगर आज हमने तैयार नहीं किया और ऑनेस्टी इनके अंदर नहीं, हमने ऑनेस्टी का बीज हमने नहीं डाला अगर इनके अंदर, तो फिर आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज फिर हम कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो जाएंगे। यही एक वाहिद सहारा है कि ये 60% लोग पाकिस्तान में कल्चरल हैबिचुअल चेंज ला सकते हैं। वो लाने के लिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सो एथिकल वैल्यूज़ एंड ऑनेस्टी पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक ये कर लेंगे तो मेरा ख्याल है नहीं है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ जाने का। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, होपफुली हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। क्यों नहीं, डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।